सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखो, सुबह वाली क्लास में रोज़ मैं नोटिस करता हूँ स्टूडेंट कम आते हैं। हालांकि शाम की क्लास में ज़रूर स्टूडेंट थोड़े ठीक होते हैं, लेकिन सुबह की क्लास में जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइव क्लास ज्वाइन करिए। और केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी बस आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी। केमिस्ट्री की क्लासेस भी चालू करेंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सबको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चैनल का लिंक शेयर कर दें, एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। फिर क्लास शुरू करेंगे हमारी धमाकेदार। सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल सीरियस भी हैं थोड़े। और ऐसे स्टूडेंट चाहे मैं थोड़ी कम कर ले लेकिन सीरियस रहते हैं और ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। और जो ज़्यादा और कॉन्फिडेंस होते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा ऑनलाइन या मुझे सब कुछ आता है, वो हमेशा मात खाते हैं। क्योंकि आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। कछुआ बेचारा धीरे चलता है लेकिन कंटिन्यू चलता है, और खरगोश एक बार तेज़ चलता है, फिर थक जाता है, फिर रुक जाता है। तो हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें कछुआ बनना है, ताकि धीरे धीरे चले लेकिन लगातार चले, रुकना नहीं है हमें। ठीक है, तो एक बार लिंक शेयर कर दें, फिर हम चलते हैं हमारे रोमांचक सफ़र पर। देखते हैं आज क्या क्या है, कौन कौन सा कंटेंट है आज और क्या बातें होंगी आज। तो अब लिंक शेयर कर दिया होगा आप सबने। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी जर्नी। सवाल नंबर है, कल ये हो गया था मेरे हिसाब से, रोली वाला, गेहूं में होने वाला रोली रोग किस रोग का कारक है, ये हो गया होगा। रोली किससे होती है? रोली रोग होता है कवक से होता है, पक्सीनिया से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, गेहूं का कैंसर किस रोग को बोला जाता है? गेहूं का कैंसर किस रोग को बोला जाता है? ऑप्शन ए करनाल बंट, ऑप्शन बी काली रोली, ऑप्शन सी कंडवा रोग और ऑप्शन डी सफ़ेद रोली। आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, करनाल बंट, काली रोली, कंडवा रोग और सफ़ेद रोली। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। गेहूं का कैंसर किस रोग को बोला जाता है? जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है करनाल बंट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं का कैंसर बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? करनाल बंट को बोलते हैं। और इस रोग का जो नाम है वो करनाल बंट क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इस रोग को जो खोजा था वो खोजा था हरियाणा के एक शहर करनाल में। ठीक है, हरियाणा के एक शहर में खोजा था, करनाल में खोजा था, इसीलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं? करनाल बंट रोग कहते हैं। अब इससे जुड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक बार बताऊंगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। देखो, गेहूं का अनुसंधान निदेशालय आपसे पूछा जाता है, गेहूं का अनुसंधान निदेशालय आपसे पूछा जाता है, तो आपको आंसर में क्या करना है? करनाल करना है। और करनाल बंट रोग किस में होता है? वो भी गेहूं में होता है। तो करनाल बंट रोग सिर्फ और सिर्फ गेहूं में ही होता है। इससे आप समझ जाना कि जो गेहूं का अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है? वो है करनाल में। तो करनाल बंट रोग गेहूं में होता है और करनाल हरियाणा में क्या है? गेहूं का अनुसंधान निदेशालय है। अगला सवाल है हमारा, करनाल बंट रोग किस रोगजनक द्वारा होता है? ये सवाल बार बार पूछा जाता है, करनाल बंट रोग किस रोगजनक द्वारा होता है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। और ये भी बताऊंगा कि किसने खोजा था ये रोग। देखो, 4 ऑप्शन है, एवियन वायरस, नेवोशिया इंडिका, हेटेरोडेरा और एल्ब्यूगो कैंडिडा। 4 ऑप्शन है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए करनाल बंट रोग रोगजनक द्वारा किस रोगजनक द्वारा होता है? एवियन वायरस, नेवोशिया इंडिका या हेटेरोडेरा से, या फिर एल्ब्यूगो कैंडिडा से। 4 ऑप्शन हैं,
जिसने बी वाला जवाब दिया है नेवोशिया इंडिका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो करनाल बंट रोग होता है वो किससे होता है? नेवोशिया इंडिका से होता है। नेवोशिया इंडिका एक कवक होता है और इस कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? करनाल बंट रोग होता है। और करनाल बंट की जो खोज की थी वो की थी मित्रा नामक वैज्ञानिक ने। मित्रा और उनके कुछ सहयोगी थे, वो रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने किस रोग की खोज की थी? करनाल बंट रोग की खोज की थी। कहाँ पर की थी? करनाल में की थी। और करनाल शहर कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला सवाल है हमारा, जौ में बोनेपन के लिए जीन है। जौ का जो पौधा होता है या फसल होती है उसमें बोनेपन के लिए जीन बताना है आपको। ऑप्शन ए VZV, ऑप्शन बी SLR, ऑप्शन सी नोरिन 10 और ऑप्शन डी OPEC2। 4 ऑप्शन है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जौ में बोनेपन के लिए जीन, जिसने जवाब दिया है नोरिन 10 उनका गलत जवाब है। देखो नोरिन 10 नहीं होता है, नोरिन 10 नहीं होता है। इसके अंदर जो जीन होता है वो होता है VZV। कौन सा जीन होता है? VZV होता है। और VZV जीन से ही जौ का जो पौधा होता है वो बोना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं का बोनापन, तो गेहूं के बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो है नोरिन 10। अगर किस्म भी पूछ ली जाए तो नोरिन 10 किसकी किस्म है? तो वो किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। और VZV जौ की है। अगला सवाल है हमारा, देखो पहले कमेंट मत करिए, जब पूछा जाए तभी कमेंट करिए और उससे जुड़े मैं कुछ सवाल बताता हूँ आपको, आप सुना करिए पहले। अगला सवाल है, जौ की लवण सहनशील किस्में हैं। जौ की लवण सहनशील किस्में हैं। जेट में हर बार ये सवाल पूछा जाता है जेट से रिलेटेड, क्योंकि जौ की जो अधिकतर फसलें होती है वो लवण सहनशील फसल है, जौ खुद ही एक, तो इसकी किस्में पूछी जाती है। ऑप्शन ए है BL2, ऑप्शन सी है RD 2552 और ऑप्शन सी A एंड B दोनों और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए जल्दी से A B C D। जिसने सी जवाब दिया है A और B दोनों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जौ की लवण सहनशील किस्में कौन सी होती है? जौ की लवण सहनशील किस्में BL2 और RD 2552। ठीक है, दोनों ही किस्में कौन सी हैं? जौ की है। और लवण सहनशील क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मिट्टी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। अब ये देखो, जो जितनी भी किस्में हैं जिसमें RD लिखा हुआ है, R और D लगा हुआ होता है, वो सारी किस्में किसकी होती है? वो सारी किस्में होती हैं जौ की। तो अगर आपसे सपोज डेट पूछ लिया जाए कि RD 3152 या RD 2764 किसकी किस्म है, तो आपको सीधा किसका करना है? जौ का करना है, क्योंकि RD वाली सारी ही किस्में किसकी है? जौ की है। लगभग किस्में जौ की ही हैं। अगला सवाल है हमारा, जौ की छिलका रहित किस्म है। छिलका का मतलब हस्कलेस, छिलके को हस्क बोला जाता है। तो हस्कलेस किस्म पूछा है इसमें कि जौ की कौन सी किस्म हस्कलेस किस्म है। ऑप्शन ए डोलमा, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। जौ की छिलका रहित किस्म हस्कलेस, A B C या D। जिसने जवाब दिया है इसका उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जौ की जो छिलका रहित किस्म होती है वो कौन सी होती है? डोलमा भी है, हिमानी भी है और रत्ना भी है। ठीक है, तीनों ही किस्में कौन सी होती हैं? जौ की छिलका रहित किस्में होती हैं। अगला सवाल है हमारा, जौ की प्रति हेक्टर बीज दर। जौ की प्रति हेक्टर बीज दर बतानी है आपको। ऑप्शन ए 40 से 60 kg, ऑप्शन बी 75 से 100 kg, ऑप्शन सी 110 किलोग्राम और ऑप्शन डी 120 किलोग्राम। कमेंट करिए, हो सकता है आवाज़ आपको कम आ रही होगी, आप तेज कर देंगे। कमेंट करके बताइए जल्दी से A B C और D। जौ की प्रति हेक्टर बीज दर, जौ की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी? 40 से 60, 75 से 100, 110 किलोग्राम और 120 किलोग्राम। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 75 से 100 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जौ की जो प्रति हेक्टर बीज दर होती है वो कितनी होती है? 75 से 100 किलोग्राम। 75 से 100 किलोग्राम जौ की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी? 75 से 100 किलोग्राम होगी। 75 से 100 किलोग्राम बीज दर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा,
जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म है, जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म है। तो मूल्य रोग किस में होता है? मूल्य रोग होता है जौ में। किस में होता है? जौ में होता है। और आपको बताना है जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म। ऑप्शन ए RD 387 जिसको राजकिरण भी बोलते हैं, RD 387 जिसको राजकिरण भी बोला जाता है। फिर वापस RD 2035 और RD 2052। मैंने कहा था ना जो RD वाली किस्में होती है वो किसकी होती है? जो की ही होती है। तो बताना है आपको या उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन हैं। जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म। रोगरोधी का मतलब होता है ऐसी किस्म जिसमें मूल्य रोग का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो कौन सी किस्म कहलाएगी? रोगरोधी किस्म कहलाएगी। तो यहाँ पर पूछा है जो कि रोगरोधी किस्म कौन सी होगी? A RD 387 राजकिरण जिसको बोला जाता है, B RD 2035, C RD 2052 और D उपयुक्त सभी। कमेंट करिए। जिसने डी जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मूल्य रोगरोधी किस्म होती है वो होती है RD 387 जिसको राजकिरण भी कहते हैं, 2035 भी और 2052 भी। ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं, पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। और आपको भी इन सवालों को ध्यान से रिवीजन करना है, 1 नहीं 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि मेरे चैनल की वीडियो आप देखोगे तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, मेरा फ़ायदा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ज़रूर मेरा फ़ायदा है इसमें, लेकिन इसमें मैं आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे फ़ायदे के बदले आपको भी फ़ायदा ही करवा रहा हूँ। और एक क्लास की प्रिपरेशन में बहुत मेहनत लगती है। अगर एक क्लास की बात की जाए, सबसे पहले इसको टाइप करने के बाद में फिर इनके जो इससे जुड़ा जो मटेरियल है उसको तैयार करना, तो बहुत समय लगता है। तो जब आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है तब वो मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आप अच्छे कमेंट करते हो तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, स्टूडेंट अपने साथ है। इसलिए आप अपना प्यार है ऐसे ही बनाए रखना। और प्लीज़ एक बार जो वीडियो ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि और स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। अगला सवाल है हमारा, मोटे नहीं है ये, मोटे हैं ये, ठीक है। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं किंग ऑफ कोरेस सीरियल्स। किंग ऑफ कोरेस सीरियल्स बोल सकते हैं इसको। तो मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी जवार और ऑप्शन डी गंवार। बताना है आपको मक्का, बाजरा, जवार और गंवार। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? इंग्लिश में हम कहेंगे किंग ऑफ कोरेस सीरियल, किंग ऑफ कोरेस सीरियल। कल शाम को जो क्लास हुई थी उसमें कुछ स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हिंदी मीडियम के नहीं हैं, वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए। तो अब इंग्लिश वर्ड्स भी मैं यूज़ करूँगा और हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मोटे अनाजों का राजा बताना है आपको। जिसने सी जवाब दिया है जवार बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने बाजरा दिया है उनका गलत है। मोटे अनाजों का राजा किसको कहते हैं? जवार को बोला जाता है। और सिर्फ अनाजों का राजा पूछ लिया जाए तो अनाजों का राजा कौन सा होगा? अनाजों का राजा गेहूं होगा और रानी मक्का होगी। रानी कौन सी होगी? रानी मक्का होगी। रानी तुम्हें राजा। अगला सवाल है, जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी फरीदाबाद। जल्दी से बताइए जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद, दिल्ली, अजमेर या फरीदाबाद? जिसने जवाब दिया है हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जवार का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? जवार अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जवार का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो फिर आपको जवाब देना है अजमेर। क्या देना है? अजमेर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जवार का उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। अगर मक्का का पूछ ले आपसे तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किसके लिए कहते हैं? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जहाँ के प्रतापी शासक थे महाराणा प्रताप, जिनका भाला था 80 किलो का। याद तो होगा आपको।
तो ये कुछ इतिहास की गौरव बातें हैं, कभी समय मिलेगा तो ये बातें भी करेंगे। तो जो राष्ट्रीय जवार अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय जवार अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में, और सबसे ज़्यादा अगर जवार का उत्पादन पूछा जाए राजस्थान में तो अजमेर में। अगला सवाल है हमारा, जवार का पुष्पक्रम कहलाता है। जवार का पुष्पक्रम बताना है आपको, क्या कहलाता है? पेनिकल, एरो, कैरियोप्सिस या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए जवार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल, एरो, कैरियोप्सिस या कोई नहीं। जिसने पेनिकल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जवार का पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। पुष्पक्रम का मतलब पुष्प से है या फूल से है उसके। तो जवार का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? पेनिकल कहलाएगा। हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी आज, क्योंकि कुछ समस्या है, इस वजह से मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तेज़ बोलूँगा। अगला सवाल है हमारा, जवार की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है। जवार की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोसाइनिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCN, दूसरा है मौलिक अम्ल, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो अब आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो इतने अच्छे हैं कि उनको क्वेश्चन देखते ही उनको आंसर आ जाता है, लेकिन मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि हाँ आप ब्राइट हो, लेकिन आप अपनी पेशेंस को थोड़ा रोक के रखिए। जब कमेंट करने के लिए बोला जाए तभी कमेंट करिए, क्योंकि इससे क्या, जिनको नहीं आता है वो फिर कमेंट बॉक्स में देखता है, लाइव चैट बॉक्स, अरे इसका तो बी होगा, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए, और बाकी ऐसा करिए, एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा लीजिए, जल्दी से ताली बजा लीजिए अपने लिए, मन में ही बजा लो। अब पूछो ताली क्यों बजाने के लिए कहा मैंने एक दूसरे को ताली बजाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सारे बच्चे लगातार कॉन्सनट्रेटेड क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं और वो बिल्कुल सजग हैं अपनी स्टडी के लिए, तो उनके लिए ताली तो बनती है, इसीलिए मैंने ताली बजाने के लिए कहा आपको। तो अब इस जवार की पत्तियों में पाए जाने वाला जो हानिकारक तत्व होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोसाइनिक अम्ल, जिसको बोला जाता है HCN। जिसको क्या बोला जाता है? HCN भी बोला जाता है, और कहीं कहीं इसका नाम होता है ग्लूकोसाइड धुरीन। क्या होता है? ग्लूकोसाइड धुरीन होता है। अब इस समय ये जो होता है, ये जब पत्तियाँ छोटी होती हैं, जवार जब अंकुरित ही होता है तो उस समय उसमें बनता है, ये उस समय उसमें बनता है। और उसमें भी ये होता है कि जब हम फर्स्ट बार फसल उगाते हैं तो उस समय तो इसमें मात्रा कम होती है, लेकिन जब हम फसल पूरी उग जाती है फिर हम उसको काट लेते हैं, फिर वापस से जब उस फसल के अवशेष से वापस से नई फसल की फुटान हो जाती है, तो उस समय इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? उस समय हाइड्रोसाइनिक अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और उस समय अगर पशु इसको खा लेता है, अधिक मात्रा में सेवन कर लेता है, थोड़ा बहुत खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन कर लेता है तो फिर पशु को आफरा जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से पशु की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसने सेवन कर लिया है तो नुकसान भी हो सकता है उसको। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोरगम सिकनेस का संबंध है। देखो ये BSc लेवल का सवाल है जो मैं आपको अभी 12th में ही बता रहा हूँ। सोरगम सिकनेस का संबंध है, बताऊंगा मैं क्या होता है। ऑप्शन ए जवार, ऑप्शन बी मक्का, सी ग्वार, और ऑप्शन डी बाजरा। जल्दी से बताइए सोरगम सिकनेस का संबंध, जवार, मक्का, ग्वार और बाजरा, क्या होगा इसका जवाब? जिसने जवाब दिया है जवार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो सोरगम, देखो पहले तो नाम बता देता हूँ। जो जवार होता है उसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सोरगम बाइकलर। क्या होता है? सोरगम बाइकलर बोलते हैं इसको। और सोरगम सिकनेस से इसका संबंध कैसे है ये बताता हूँ। देखो जब हम जिस खेत में जवार की फसल को उगाते हैं तो जवार की एक ऐसी फसल होती है जिसको हम कैमल क्रॉप बोलते हैं या ऊँट फसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये सूखा सहन कर सकती है बहुत ज़्यादा, और सूखा सहन करने के साथ साथ ये कम समय में ज़्यादा खा सकती है। कम समय में ज़्यादा खा सकती है। अब ज़्यादा कैसे खा सकती है? क्या खाती है
ये जब भी आप जिस भी खेत में इस फसल को उगाते हो तो ये पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषण कर लेती है। और जैसे ही इसको पानी मिलता है वैसे ही इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए इसको ऊँट की संज्ञा दी गई है। तो सोरगम सिकनेस में क्या होता है, जब सोरगम हम जिस खेत में उगाते हैं तो उस खेत में अगर बार बार हम जवार उगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो वो बिल्कुल वो जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाएगी, और उस अवस्था को हम क्या कहेंगे कि इस मिट्टी में सोरगम सिकनेस हो गई है। इस मिट्टी में क्या हो गया है, सोरगम सिकनेस हो गई है। ये जो सिकनेस शब्द है, सिकनेस शब्द वीकनेस से बना है। वीकनेस का मतलब कमज़ोर होना, और सिकनेस का मतलब सोइल और उसका कमज़ोर होना क्या कहलाएगा, सिकनेस कहलाएगा। और कमज़ोर किसके कारण होगा, वो बार बार सोरगम की फसल उगाने के कारण होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारा, चारे हेतु जवार की उपयुक्त किस्म। चारे हेतु जवार की उपयुक्त किस्म बतानी है आपको। ऑप्शन ए SSG 988, पूसा, चरी, हरसोना और उपयुक्त सभी बताना है आपको। चारे हेतु जवार की उपयुक्त किस्म। देखो मोस्टली जो चारा जो हम जवार उगाते हैं वो लगभग 90% जो जवार का उपयोग किया जाता है वो चारे के लिए ही किया जाता है, क्योंकि जो जवार होती है पशुओं के लिए वो जवार चारा नहीं है, वो उनके लिए गुलाब जामुन है। वो उनके लिए क्या है, गुलाब जामुन है। इसलिए वो गुलाब जामुन को बड़े चाव से खाते हैं पशु, इसको गुलाब जामुन समझकर बड़े चाव से खाते हैं। और जवार का चारा उनको पशुओं को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये मीठा भी होता है, तो इसलिए उनको गुलाब जामुन अच्छा लगता है। इसलिए इसको मोस्टली चारे के लिए ही उगाया जाता है। तो इसकी उपयुक्त किस्म कौन सी होगी, सभी, उपयुक्त सभी। SSG 988 और पूसा, चरी, हरसोना, ये उपयुक्त सभी, ये सारी उपयुक्त सभी हैं। सारी किस्में किसकी हैं, जवार की हैं। चारे हेतु उपयुक्त किस्में हैं, चारे हेतु उपयुक्त किस्में हैं। अगला सवाल है हमारा, जवार के दोहरे उपयोग। दोहरा उपयोग मतलब चारा भी उससे हमें प्राप्त करना है और दाना भी प्राप्त करना है। अब इसके लिए बीज दर कितनी रखनी चाहिए, अब बताना है आपको। 25, 40, 50, 60। जवार की दोहरे उपयोग के लिए किस्म बतानी है आपको। चारा और दाना दोनों के लिए बीज दर कितनी रखेंगे, 25 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम। जल्दी से बताइए। जिसने बी ऑप्शन दिया है 40 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवार के दोहरे उपयोग के लिए हम कितनी बीज दर रखेंगे, जवार के दोहरे उपयोग के लिए हम बीज दर रखेंगे 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम बीज दर रखेंगे हम, जिसमें दाना भी होगा उत्पादन में और चारा भी उत्पादन में होगा। तो दोनों के लिए, दोहरे उपयोग के लिए 40 किलोग्राम बीज दर हम रखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है, 5%। बताना है आपको। बाजरा, मक्का, धान और जवार। बाजरा, मक्का, धान और जवार। फिर इस सवाल के बारे में मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा आपके। कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिसने जवाब दिया है बाजरा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है, 5% बाजरे में पाई जाती है। अब कुछ स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन को सुनने के बाद में ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर इसमें आपका सवाल का जवाब गलत है। देखो मेरा जवाब गलत नहीं है। हो सकता है कि आपको उसमें मक्का में 7% मिल जाए, या धान में 7%, या इसमें 9%, ऐसा मिल सकता है आपको। लेकिन जो RPSC ने एग्ज़ाम जो करवाया था और यूनिवर्सिटी के जो पुराने डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग वो बाजरा को ही सही मानती है। और अगर आपके सवाल आता है और आपके बाजरा ऑप्शन में आता है तो आपको बाजरा ही करके आना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल श्योर दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको बाजरा ही करके आना है और बाजरा ही सही माना जाएगा, क्योंकि पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें ऐसा ही हुआ है, उनमें बाजरा को ही सही माना है। तो सबसे अधिक वसा किस में होती है, बाजरा में होती है, 5%। अगला सवाल है, बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, बताइए जल्दी से। 2n12, 2n14, 2n18, 2n34। 4 ऑप्शन हैं। बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 12, 14, 18 और 34। जिसने कमेंट किया है ऑप्शन बी वाला
34 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बाजरा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 14। कितनी होती है? 14, यानी कि 2n बराबर 14। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, कोरिलेट करके याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। बाजरा है, बाजरा की बीज दर आपको याद है। अगर बीज दर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणसूत्र संख्या याद है, दोनों में से अगर एक भी चीज़ याद है तो आप दो चीज़ याद कर सकते हो। देखो अगर गुणसूत्र संख्या आपको याद है तो उसमें से आप 1 हटा देना, 14 में से 1 हटा देना, तो कितने बच गए पीछे? 4 बच गए। और बाजरा की बीज दर कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर आपको बीज दर याद है 4 किलोग्राम, तो उसमें एक आगे 1 लगा देना, तो वो कितने हो गए? 14 हो गए। तो वो गुणसूत्र संख्या हो गई 14। तो बस 1 को हटाना है और लगाना है, जिससे क्या हो जाएगा? 4 आता है तो बाजरे में बीज दर हो जाएगी, और 14 आते हैं तो बाजरे में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। बस इसी तरीके से कोरिलेट करके पढ़ते जाइए। अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ को कोरिलेट करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको याद आसानी से होगा। और याद करने का एक फंडा होता है, आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो तो वो 24 घंटे तक आपके दिमाग में रहती है। देखो आज आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, आपकी स्टडी से रिलेटेड ही है। याद कैसे करते हैं? सर मैं याद तो करता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न होता है, आप भूलते क्यों हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि आप याद करने जब बैठते हो तो आप रफ़ कॉपी लेके नहीं बैठते। आप क्या सीधे किताब उठाई, बिस्तर में जाके बैठ गए, आधे लेटे हुए रहते हो, आधे बैठे हुए रहते हो, इस तरीके से पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो मेथड ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल कुर्सी पे बैठकर पढ़ो, आप बिल्कुल नीचे कुछ बिछाकर वहाँ पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप बिस्तर में नहीं बैठोगे, क्योंकि 80% लोग तो अभी भी बिस्तर में बैठे बैठे वीडियो देख रहे होंगे, ये मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो तो देखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पेन चलना चाहिए। चाहे पेन से आप राइटिंग सही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप उससे घसीटे कर रहे हो, आप गुणसूत्र की जगह सूत्र ही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो फिर रफ कॉपी और पेन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे सपोज दैट आपने 10 तारीख के दिन कोई टॉपिक याद किया, ठीक है, तो 10 तारीख के दिन अगर आपने कोई टॉपिक याद किया तो उसको एक बार 11 तारीख को आपको उसको दोहराना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे में एक बार उसको क्या करना पड़ेगा? आपको दोहराना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप उस चीज़ को लगभग 3-4 दिन तक नहीं भूलोगे, ठीक है। 3-4 दिन बाद में फिर एक बार उसको दोहराना पड़ेगा आपको, यानी कि लगभग 4 या 5 दिन में एक बार आपको उसको दोहराना पड़ेगा। फिर उस चीज़ को आप 1 महीने तक नहीं भूलोगे, फिर आपको 1 महीने में एक बार उस चीज़ को दोहराना पड़ेगा, फिर आप उस चीज़ को 1 साल तक नहीं भूलोगे। दोहराने का मतलब ये है कि बस उसको एक बार अपनी नज़र से बाहर निकाल लिया कि हाँ इसमें ये अधिक वसा होती है, इसमें ये होता है, ये होता है। ऐसे नहीं कि वापस से उसको रटने लग गए, लिखने लग गए, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहली बार जब पढ़ना है तब ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसका एक बार रिवीजन करना है 1 दिन या 24 घंटे के अंतराल में, फिर उसके बाद में 24 घंटे के बाद में 3 दिन में करना है। फिर धीरे धीरे जो भूलने की प्रक्रिया होती है वो कम होने लगती है और याद ज़्यादा रहने लगता है। तो चाहे पढ़ो आप थोड़ा, पढ़ाई तो आप थोड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। जो रिवीजन करता है वो ही टॉप करता है। तो ये कुछ बेसिक से सूत्र थे जो मैं आपको बताया करूँगा बीच बीच में, तो अब समझ में आ गया होगा कि याद कैसे करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाजरा की बीज दर। अब देखो मैंने बताया था आपको, तो बाजरा की बीज दर वापस से आ गई। 4 है, 4 किलोग्राम में 1 और जोड़ दिया तो 14 हो गए, तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अगर 14 लिखे हुए हैं तो 1 हटा तो 4 बच गई। बाजरा की बीज दर कितनी हो गई? 4 हो गई। बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा आपको कोरिलेट करके। अब थोड़े ट्रिक वाइज क्वेश्चन लाऊंगा मैं, थ्योरेटिकल में ट्रिक्स बताऊँगा उसमें कैसे कैसे ट्रिक्स होती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बाजरे के साउंड प्रॉब्लम हो रही है। बाजरे के 1 हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी होती है? पौधों की संख्या बतानी है आपको 1 हेक्टर में। बाजरे के 1 हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2 लाख, 3 से 4 लाख, 6 से 7 लाख और 9 लाख। 1 2 3 4 5 6 लाख बताना है आपको। जिसने डी वाला जवाब दिया है 9 लाख, आपका गलत है। और जिसने जवाब दिया है ए वाला 1 से 2 लाख, बिल्कुल सही जवाब है। जो गलत जवाब दे देता है उसको कमेंट डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार कि कोई भी आंसर है और सी दे दिया उसने, गलत दे दिया, तो वो तुरंत जाके उसको डिलीट करता है। ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। गलती तो इंसान से ही होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। तो गलतियाँ जानबूझकर नहीं करनी है, बाई मिस्टेक हो जाती है तब अलग बात है। तो बाजरे की 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाएंगे हम? 1 से 2 लाख पौधे लगाए जाते हैं। एक बात और बता देता हूँ, बाजरे की भी पौध लगाई जाती है, बाजरे की भी पौध लगाई जाती है। वो उसका भी एक मेथड होता है, वो जब हम बाजरे को विस्तार से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अगला सवाल है, बाजरा की जल मांग कितनी होती है? जो बाजरा की फसल होती है उसकी जल मांग बतानी है आपको। ऑप्शन ए 250 से 300 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 400 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 600 मिलीमीटर और ऑप्शन डी 800 मिलीमीटर। बताना है आपको। जिसने ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, 250 से 300 मिलीमीटर। ठीक है, जो बाजरे की जलमांग होती है वो कितनी होती है? 250 से 300 मिलीमीटर। अगला सवाल है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बार बार सवाल पूछा जाता है ये। बाजरे के हरित बाली रोग का उपचार रसायन। बाजरे के हरित बाली रोग को उपचार करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए जल्दी से। मेनकोजेब, पैराक्वाट, डाइक्वाट या बेसालीन? मेनकोजेब, पैराक्वाट, डाइक्वाट या बेसालीन? देखो लाइव चैट में देखता हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइव चैट को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं क्लास को। देखो क्लास जब तक पूरी नहीं देखोगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि चलो वो तो मैसेज आया था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लाइव चैट में बने रहिए। लाइव चैट में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाद में देख लूँगा, फिर बाद में कभी नहीं होता। जो आप सबके साथ पढ़ लोगे तभी आपको फ़ायदा है। बाद में फिर देखोगे कि मैं बाद में देख लूँगा, तो वो तो बाहर तो बढ़ रहा है ना आपके बाद में तो कल एक नई और वीडियो आ जाएगी, शाम को नई वीडियो आ जाएगी, फिर आपको वो भी देखनी है। तो ये सारी वीडियोज़ कब देखोगे? इसीलिए क्लास को हाथों हाथ ज्वाइन कीजिए और हाथों हाथ देखने के बाद काम अपना ख़त्म करिए। बार बार जो ये अपना बोझ है इसकी गठरी मत बांधिए। तुरंत ध्यान महाकल्याण वाला सिस्टम रखिए। तुरंत क्लास लगी, तुरंत अटेंड करी, क्वेश्चन रिफ्रेश हुए, दिमाग में आ गए, फिर बस बात ख़त्म। चलिए अगला सवाल है हमारा, बाजरे की हरित बाली रोग का उपचार रसायन। मेनकोजेब। आंसर ए जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, मेनकोजेब। अब इस मेनकोजेब का मैं एक रामबाण बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है, जितनी भी पत्ती धब्बा रोग जिस भी फसल में लग रहा है, पत्ती धब्बा रोग जिस भी फसल में लग रहा है, चाहे वो भूरी पत्ती धब्बा हो, हरी पत्ती धब्बा हो या कोई सा भी हो, अगर पत्ती धब्बा रोग लग रहा है तो उसमें आप मेनकोजेब डालोगे। चाहे कोई सा भी फसल हो, कोई सी भी पत्ती धब्बा रोग जहाँ आपको दिख जाए वहाँ आप मेनकोजेब बिल्कुल आँख मीच के डाल सकते हो। तो आपको सब फसल के अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पत्ती धब्बा रोग आपसे पूछा जाता है मेनकोजेब कर देना, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको बोलते हैं छाछिया रोग या सफ़ेद चूर्णी फफूंद। ये रोग भी सुना होगा आपने, छाछिया रोग या सफ़ेद चूर्णी फफूंद। अगर वो रोग आपको कहीं मिल जाए और उसके बारे में अगर कहीं आपसे पूछे तो उसमें आपको करना है केराथेन। क्या करना है? केराथेन, केराथेन करना है आपको, ठीक है। तो केराथेन किस में होगा? सफ़ेद चूर्णी फफूंद रोग या फिर उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो उसमें तो आपको कर देना है केराथेन और पत्ती धब्बा में आपको कर देना है मेनकोजेब। अगला सवाल है हमारा, अरगट रोग का संबंध किस फसल से है? अब देखो ये जो एक तो हरित बाली रोग और एक इधर दिया गया है अरगट रोग, ये दोनों रोग बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन दो में ही होते हैं। ये जो दोनों रोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाजरा में ही होते हैं और किसी में होते ही नहीं ये रोग, तो बार बार पूछा जाता है। तो अरगट रोग का संबंध किससे है? बाजरा से है। हालांकि मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरगट रोग का संबंध किससे है? बाजरा से है। अगला सवाल है हमारा, अनाजों की रानी। अनाजों की रानी किस फसल को बोला जाता है? बताना है आपको। गेहूं, मक्का, जवार, धान। गेहूं, मक्का, जवार, धान, बताइए जल्दी से। अनाजों की रानी किसको कहते हैं? जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अनाजों की रानी बोला जाता है वो बोला जाता है मक्का को।
किसको बोला जाता है? मक्का को बोला जाता है। और जो मक्का की संकर मक्का की बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम, ये बार बार पूछा जाता है ये सवाल कि संकर मक्का की बीज दर बताइए, संकर मक्का की बीज दर बताइए। तो संकर मक्का की बीज दर कितनी होगी? संकर मक्का की बीज दर होगी 20 से 25 किलोग्राम। अब संकर मक्का की ही क्यों पूछते हैं सर? क्योंकि सबसे ज़्यादा संकर किस्में किसकी विकसित की गई है? मक्का की गई है। किसकी की गई है? मक्का की गई है। और मक्का में जो संकरण कराना क्या होता है? आसान होता है। संकरण के लिए मक्का बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं, इसलिए ये फेमस है और इसलिए संकर मक्का की बीज दर बार बार पूछी जाती है। तो संकर मक्का की बीज दर कितनी होगी? 20 से 25 किलोग्राम। अगला सवाल है हमारा, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? मक्का में गुणसूत्र संख्या बतानी है आपको। बताइए जल्दी से, 20, 40, 60 या 50? जिसने ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। मक्का में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 20। गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 20। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हमेशा जो गुणसूत्र संख्या होगी ना वो 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी उनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकेगा। जैसे 10 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, वही गुणसूत्र संख्या सही मानी जाएगी। जैसे 13 हो गया तो 13 गुणसूत्र संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये 2 भाग बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि गुणसूत्र किस में होते हैं? गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसलिए 2n लिखा जाता है इसके आगे। क्या लिखा जाता है? 2n। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और कोटा। अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और कोटा। बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जिसने जवाब दिया है चित्तौड़गढ़, बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। और राजस्थान में जो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं होता है। अफीम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। लोग चित्तौड़गढ़ समझते हैं लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ उसका सही आंसर है। उसका सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़ है। और जो अफीम होता है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? नशीले तत्व पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मार्फिन, कोडीन और भी पाए जाते हैं, पेपेवरीन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इसी के कारण जो अफीम होता है वो बहुमूल्य पौधा होता है एक। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में रबी मक्का का उत्पादन होता है। राजस्थान में रबी मक्का का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। रबी मक्का। जिसने बांसवाड़ा जवाब दिया है उनका जवाब सही है। राजस्थान में जो रबी मक्का का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। पूछा जाता है आपसे राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर उगाई जाती है, तो राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर उगाई जाती है? बांसवाड़ा में उगाई जाती है। रबी मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी बांसवाड़ा में होता है। अगला सवाल है हमारा, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन, ओपेक 2, ग्लूटीन प्रोटीन या केसीन प्रोटीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कमेंट करके बताना है आपको। मक्का में प्रोटीन जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? ए, बी, सी और डी। जीन, ओपेक, ग्लूटीन, केसीन। तो मक्का में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का जो नाम है वो नाम है जीन प्रोटीन। कौन सा? जीन प्रोटीन पाई जाती है मक्का में। कौन सी प्रोटीन? जीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसी प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। और मक्का में अगला सवाल आ गया, देखो मैं वैसे तो यही बताने वाला था अभी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, मक्का के दानों में तेल की मात्रा। मैं ये कहने वाला था यहाँ पर मक्का में बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल की मात्रा भी पाई जाती है। तो अब यहाँ पर आ गया सवाल, तो इसको पढ़ लेते हैं। मक्का के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? मक्का के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 2%, 4%, 6% या 9%? मक्का के दानों में तेल की मात्रा
जवाब दीजिए। जिसने 4 जवाब दिया है, जिसने चौथा जवाब दिया वो तो गलत है, लेकिन जिसने जवाब 4 दिया है 4%, उनका जवाब सही है। मक्का के दानों में जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 4% होती है, यानी कि 4% असेंशियल ऑयल कंटेंट इन मेज़, 4% पाया जाता है असेंशियल ऑयल। अगला सवाल है हमारा, चलो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। चलो इस सवाल की बात करेंगे। माही कंचन, माही धवल, विजय, किसान आदि किस्में किसकी है? माही कंचन, माही धवल, विजय, किसान आदि किस्में किसकी हैं? ये किस्में हैं मक्का की। किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं। और मैंने कल भी बताया था आपको, जो माही वाली, जो माही नाम का जो चक्कर है वो क्या चक्कर है कि वो ARS बांसवाड़ा से निकली हुई किस्में ही है। कहाँ से निकली हुई है? ARS बांसवाड़ा से निकली हुई किस्में हैं। और ARS बांसवाड़ा है यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवाड़ा जो है वो कहाँ पर है, किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है? वो आता है उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में, उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चरल होता है। जिस भी इंस्टीट्यूट का नाम एग्रीकल्चर होता है वो एग्रीकल्चर नहीं होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लिखा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हर जगह आपको एग्रीकल्चरल ही मिलेगा, एग्रीकल्चर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब जहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बात हो रही होगी वहाँ आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में तो आपको कहीं भी कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, सब जगह एग्रीकल्चरल ही मिलेगा। जैसे ICR की फुल फॉर्म होती है तो लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ऐसे नहीं होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है वो। तो ऐसी बातें और बताऊंगा मैं आपको समय समय पर। तो ये सारी किस्में किसकी हैं? मक्का की हैं। अगला सवाल है, मीठी मक्का किसकी किस्म है? अरे मैं उससे पहले एक बात कर रहा था आपसे कि मैं ये कह रहा था कि देखो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए आप। जो कल जो स्टूडेंट थे जिन्होंने जिन्होंने सही आंसर दिए थे, परसों वाले जो स्टूडेंट थे जिन्होंने सही आंसर दिए थे, उनकी वीडियो अपलोड कर दी मैंने, फेसबुक पे भी कर दी है, वहाँ पे भी कर दी है। तो फेसबुक पे भी आप हमसे हमारा जो पेज है ऑफिशियल पेज, उसको लाइक कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए प्लीज़। ताकि अब क्या है कि मेरा व्हाट्सअप से मैसेज इतना मेरा मोबाइल इतना बढ़ जाता है व्हाट्सअप मैसेज से कि प्रॉब्लम हो जाती है, हैंग करता है वो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो बातचीत होगी वो इंस्टाग्राम पे ही होगी। तो अब मैं थोड़े दिनों बाद इसको बंद कर दूँगा शायद, व्हाट्सएप को, इंस्टीट्यूट का जो है, क्योंकि मैसेज आते ही रहते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ उससे पूरा। तो बाकी मैं जवाब सबका दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा, आपका सबका जवाब मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेज मुझे कभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैसेज थोड़ा डिले हो जाए, मैं जवाब देने में आपको थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मुझे ये सारे काम भी करने होते हैं, मुझे वीडियो भी बनानी होती है, लाइव क्लास में भी आना होता है, फिर आप सबका जवाब भी देना होता है, इस मैटर को भी तैयार करना पड़ता है, तो सारी बातें होती हैं। अगला सवाल है, मीठी मक्का किसकी किस्म है? तो मैं ये कह रहा था चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो करिएगा। हाँ, मीठी मक्का किसकी किस्म है? मीठी मक्का की किस्म है, मीठी मक्का की किस्म है माधुरी, प्रिय, AB दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। मीठी मक्का जो मक्का होती है उसकी कौन सी किस्म है जो मीठी होती है? माधुरी, प्रिय, दोनों ही। ऑप्शन जिसने C वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मीठी मक्का की किस्म होती है वो कौन सी होती है? माधुरी और प्रिय। माधुरी और प्रिय दोनों ही जो किस्में हैं वो मीठी मक्का की हैं। अगला सवाल है, मक्का की अधिक लाइसिन व अधिक प्रोटीन वाली किस्में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। मक्का की अधिक लाइसिन व अधिक प्रोटीन वाली किस्में, मक्का की अधिक लाइसिन व अधिक प्रोटीन वाली किस्में बताना है। शक्ति, प्रोटीना, रत्ना या उपयुक्त सभी। देखो ये प्रोटीनो नहीं है, ये प्रोटीना है। क्या है? प्रोटीना है। बाय मिस्टेक प्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो शक्ति, प्रोटीना, रत्ना या उपयुक्त सभी। जिसने D जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मक्का होती है उसमें लाइसिन और अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, और उसको विकसित किया था, इन किस्मों को किस लिए विकसित किया था कि इसमें और ज़्यादा मात्रा में लाइसिन की मात्रा को बढ़ाया जा सके और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। अगला सवाल है हमारा, मक्का में उच्च लाइसिन के लिए जिम्मेदार जीन है।
मक्का में उच्च लाइसिन के लिए जिम्मेदार जीन है? ऑप्शन ए OPEC2, ऑप्शन बी VZV, ऑप्शन सी निफ जीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना है आपको मक्का में जो लाइसिन की मात्रा पाई जाती है, हाई लाइसिन पाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, यानी किस जीन के कारण वो हाई लाइसिन उसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए OPEC2, ऑप्शन बी VZV, ऑप्शन सी निफ और ऑप्शन डी कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी ए वाला जवाब दिया है OPEC2, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मक्का में उच्च लाइसिन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? OPEC2। मक्का में उच्च लाइसिन के लिए OPEC2 जीन जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है हमारा, मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म है? मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म बतानी है आपको। ऑप्शन ए हाई स्टार्च, ऑप्शन बी अफ्रीकन टॉल, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी किसान। बतानी है आपको मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म। मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म बतानी है आपको। हाई स्टार्च, अफ्रीकन टॉल, रत्ना या किसान। देखो किसान किस्म किसकी है? मक्का की है। रत्न किस्म किसकी है? मक्का की है। हाई स्टार्च किस्म किसकी है? ये भी मक्का की है और अफ्रीकन टॉल भी मक्का की है। लेकिन चारे हेतु जब आपसे पूछा जाता है तब इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीकन टॉल। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है, गलत जवाब भी दे दिया तो अफ्रीकन टॉल जो होती है वो मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म है। अफ्रीकन टॉल क्या है? मक्का की चारे हेतु सबसे प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन है? मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन है? एट्राजीन, बेसालीन, पैराक्वाड या एलाक्लोर। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। मक्का का खरपतवारनाशी की जगह वहाँ पर शाकनाशी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो घबराना नहीं है आपको, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ABCD क्या जवाब होगा इसका? जिसने ए वाला जवाब दिया है एट्राजीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन कौन सा होता है? एट्राजीन। मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन कौन सा होता है? एट्राजीन होता है। अगला सवाल है हमारा, दालों का राजा किसे कहा जाता है? दालों का राजा किसे कहा जाता है? चना, मूंग, मोठ और उड़द। दालों का राजा किसे कहा जाता है? चना, मूंग, मोठ और उड़द। जिसने ए जवाब दिया है चना, बिल्कुल सही जवाब है। जो दालों का राजा जिसको बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? चने को बोला जाता है। चने को बोला जाता है। और चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैं 11वीं बार भी बिल्कुल बताऊँगा आपको, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसको 10 बार क्या, इसको 100 बार बताओ, ये इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो अगर चना है और चने में अगर प्रोटीन % पूछा जाता है आपसे तो 21% होगा। कितने % होगा? 21%। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी? चने में प्रोटीन की मात्रा 21% होगी। और दालों का राजा किसे बोला जाता है? चने को बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, नागपुर, रामपुर, बलरामपुर। पुर कानपुर, नागपुर, रामपुर या बलरामपुर। कोई डी वाला ऑप्शन जवाब में मत दे देना। बलरामपुर, राम बलराम। और ये दोनों भाई हो गए राम और बलराम, और इधर ये दोनों भाई हो गए कान और नाग। वो नागपुर नहीं, नागपुर होता है। नाग मतलब सांप वाला नाग, यही होगा। तो जवाब दिया किसी ने? देखो जिसने भी जवाब दिया है कानपुर वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। और कानपुर कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये पिक्चर तो आपने देखी ही होगी, जोली LLB 2। अगला सवाल है हमारा, चने की पत्तियों का खट्टापन किस कारण होता है? खट्टापन। ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, चने की पत्तियों का खट्टापन किस कारण होता है? मैलिक, ऑक्जेलिक, दोनों ही नहीं। चने की पत्तियों का खट्टापन।
जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, सॉरी जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो चने की पत्तियों का खट्टापन होता है वो मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है, मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। और चने में एक विशेष प्रकार की क्रिया की जाती है। देखो कौन सी क्रिया करते हैं, जैसे ही चने का पौधा लंबा होता है, बढ़ने लगता है, तो उस समय क्या करते हैं कि उसकी जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे फिर चने का पौधा सीधा तो बढ़ता नहीं है और वो क्या करता है, वो चौड़ाई में बढ़ने लगता है, जिससे उस पर शाखाएँ ज़्यादा बनती हैं और ज़्यादा शाखाएँ बनेंगी तो फलियाँ ज़्यादा लगेंगी और फलियाँ ज़्यादा लगेगी तो हमें उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए हैं और इन्हीं पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। देखा ना आपने, जैसे ही कोरोना का प्रकोप आया सारे शहरवासी गांव की तरफ भाग निकले। तो देखो कोरोना क्या, दुनिया में कभी भी कोई भी आपदा आ सकती है। जो गांव की मिट्टी की खुशबू होती है उसकी तो बात ही निराली होती है। अगला सवाल है हमारा, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं मेरी ज़ुबान पर। 174 काबुली चने की फसल ज्यामिति पूछी है यहाँ पर। काबुली चने की फसल ज्यामिति कितनी होती है? ऑप्शन ए 45 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 × 45 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 45 × 25 सेंटीमीटर। जवाब दीजिए। काबुली चने की फसल ज्यामिति, काबुली चने की फसल ज्यामिति बताइए। 45 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 30 × 10, 45 × 45 और 45 × 25। बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए दिया है 45 × 10 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो काबुली चने की जो फसल ज्यामिति होती है वो कितनी होती है? काबुली चने की फसल ज्यामिति होती है 45 × 10। कितनी होती है? 45 × 10 होती है। 45 × 10 सेंटीमीटर तो पौधों का अंतराल रखा जाता है और 45 सेंटीमीटर लाइन का अंतराल रखा जाता है। तो ये फसल ज्यामिति बार बार पूछी जाती है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या कहलाती है? फसल ज्यामिति कहलाती है। और यहाँ पर जो ज़्यादा दूरी होगी या जो पहले लिखी जाएगी वो तो क्या होगी? लाइन की दूरी, और जो बाद में लिखी जाएगी वो पौधे की दूरी होगी। चाहिए कहीं भी आप किसी भी क्रॉप में पढ़ो, जो पहले लिखी जाती है वो लाइन की दूरी होती है और वो हमेशा जो बाद में लिखी जाती है उस दूरी से ज़्यादा होती है। तो जो पहले लिखी जाएगी वो लाइन की दूरी होगी और लाइन से लाइन की दूरी हमेशा ज़्यादा होगी और पौधे से पौधे की दूरी हमेशा बाद में लिखी जाएगी और पहले लिखी जाने वाली पौधे से लाइन की दूरी की हमेशा कम होगी। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ सर आप बातें करिए, हमें आपकी बातें सुन के मज़ा आता है, तो उनको भी मैं कहूँगा कभी लाइव मिलेंगे तो बातें चीतें तो होती रहेगी। अभी थोड़ा क्लासेस चल रही है तो उस हिसाब से चलने दीजिए, फिर कभी करेंगे दिल खोल कर बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी आप सभी प्यारे इंसान हो, सारी बच्चे अच्छे हो। बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो आप सभी भगवानों से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और करना चाहता हूँ मैं आपसे, देखो मैं बार बार जो आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करता हूँ ना, इससे चैनल की इमेज पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फिर बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर फिर भी आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 11 बजे सही क्लास लगेगी ही लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उस चैनल में जाना है और चैनल को जाते ही आप जैसे ही खोलोगे तो उसमें ऊपर ही ऊपर आपको लाइव क्लास चलती हुई मिल जाएगी। और शाम को 8:30 बजे क्लास लगेगी ही लगेगी। हमारे संडे की छुट्टी नहीं होती है, हमेशा क्लास लगती है। तो आपको कंटिन्यू सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे क्लास में पधारना है। तो आज के लिए बस इतना ही, शाम को मिलेंगे 8:30 वाली क्लास में। तब तक के लिए रेस्ट कर लीजिए, खाना वाना खा लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए और घर से बाहर मत निकलना, कोरोना है बाहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।